Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 25th of July 2023. So, let's start our discussion with the first editorial, which is still incomplete. India's ties with Sri Lanka are bound by Tamil question. The editorial is written in the context of the last week talks between the heads of the two states, and the statement has been entitled as Promoting Connectivity, Catalyzing Prosperity, India Sri Lanka Economic Partnership Vision. और इस मीटिंग में जो है मेनली जो विजन लेआउट किया गया है दैट इज ऑन 5 एरियाज विच आर मैरीटाइम, एयर, एनर्जी, ट्रेड एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स। तो इन 5 एरियाज में जो है जो वो विजन जो है रखा गया है। ठीक है, इनकम्प्लीट इसलिए टाइटल रखा गया है क्योंकि जो तमिल्स जो श्रीलंका में रिजाइड कर रहे हैं या जो तमिल सिविलियंस है श्रीलंका के, उनके ऊपर या उस बारे में कोई भी जो है ना तो आउटकम आया, ना ही उस पर कोई डिस्कशन हुआ है। तो उस इशू को मतलब वो इशू अभी भी अनरिजॉल्व ही है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज नेवर एंडिंग सागा, अनदर राउंड ऑफ लीगल टसल अवेट द परपेचुअल डिस्प्यूट ओवर गवर्निंग दिल्ली। तो ये अभी पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो दिल्ली के जीएनसीटीडी में जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर को लेकर टसल चल रहा है कि कौन डिसाइड करेगा कि पावर अल्टीमेट किसकी है। तो इसमें अभी जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें क्या है कि जो सर्विस कंडीशंस हैं ऑफिसर्स की, उनको रेगुलेट करने की पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को जो है वो दे दी गई थी उसमें। और वो फिर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कोर्ट में चली गई उसको लेकर, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो है वो स्थापना की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, the crux of the issue is that the ordinance has sought to nullify a recent constitution bench verdict that ruled that the subject of services covered under entry 41 state list will fall under the executive and legislative domains of Delhi government। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसने अपनी रूलिंग में कहा था कि जो सर्विस वाला सब्जेक्ट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आएगा एंड नॉट दैट ऑफ सेंटर, बिकॉज क्योंकि सिर्फ 3 ही क्लोज थे जिन या 3 ही ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे बाहर रखा गया था, एंड दोज वर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। क्योंकि सर्विस जो है वो कहीं भी इन 3 में नहीं आता था, इसलिए जो है उन्होंने उसको जो है दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में किया था। लेकिन अब इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि जो क्लोज 7 है, जो ये आर्टिकल 239 जो है, ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो वो अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी लॉ बना सकती है फॉर गिविंग इफेक्ट टू और सप्लीमेंटिंग द आर्टिकल, मतलब उस आर्टिकल को सप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बना सकती है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है एक तरह से ये कहीं ना कहीं ये जो क्लॉज 7 जो मेंशन कर रहा है उसकी ही वजह से ये बन पाया है। फर्दर इट स्टिपुलेट्स दैट सच अ लॉ वुड नॉट बी डीम्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ इट हैज सच एन इफेक्ट। और दूसरी बात कि इसको जो भी ये इसमें इस आर्टिकल में मतलब वो बनेगा लो, ठीक है ना, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या कहा है? द कोर्ट हैज आल्सो नोटेड अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्योंकि दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इसलिए रेफर गया है क्योंकि कोर्ट ने भी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नोटिस किया, और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? दैट इट अपीयर्स फ्रॉम वन क्लोज दैट द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, अनदर क्लोज सीम्स टू अलाउ दिस। मतलब एक क्लोज से लगता है कि अलाउ कर रहा है कि उसको अल्टर किया जा सकता है, और दूसरे से लग रहा है वो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जो है वो रेफर कर दिया गया है। तो दिस इज इट। बढ़ते हैं अपने लीड आर्टिकल की तरफ। हाँ, दैट इज एन अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वे। तो इससे रिलेटेड आज 2 एडिटोरियल या 2 आर्टिकल्स आए हैं टोटल, और बेसिकली ये लिखा गया है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक अभी जो है गवर्नमेंट ने वो एक कमिटी जो है अपॉइंट करी है, वो है प्रोनब सेन कमिटी। ठीक है ना। और इस ये किस लिए अपॉइंट करी है? दिस इज टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड फॉर सैंपल सर्वे। जो भी सैंपल सर्वे किए जाते हैं उनके लिए मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट की जाती है, मतलब क्या क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्शन का या सैंपल सिलेक्शन का मेथड का यूज किया जाएगा, उससे रिलेटेड ये कमिटी जो है वो गठित की गई है। तो उसी से रिगार्डिंग ये जो है आज 2 आर्टिकल आए हैं इसमें। फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीएम्फसाइज द पॉइंट दैट ऑल द सर्वेज लिस्टेड डू अडॉप्ट साइंटिफिक सैंपल डिजाइन। तो सर्वे आप कहीं भी करेंगे, चाहे कुछ भी करें, तो उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक सैंपल डिजाइन जरूर फॉलो किया जाता है। However, there can be no denying the fact that there is always a scope for improvement of the sample design। और हमेशा ही सैंपल डिजाइन के इंप्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा ही बने रहेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट डिजाइन नहीं होता है। और
वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी आप नहीं फॉलो कर सकते कि एक ही सैंपल डिजाइन को आप सब पे एप्लीकेबल कर दे, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट के चांसेस तो हर सैंपल डिजाइन में रहेंगे ही, ठीक है ना। दूसरी चीज जो मेजरली बात हो रही है वो हो रही है कि जो पॉपुलेशन का एस्टिमेशन है उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस रही है, ठीक है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सैंपल डिजाइन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे और पीएलएफएस, दैट इज लेबर फोर्स सैंपल जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, लेबर फोर्स सर्वे, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर फोर्स सर्वे आर नॉट एम्ड एट एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ हाउस होल्ड और पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि उनका कहीं भी जो भी आपके नेशनल सैंपल सर्वे है, जो पीएलएफएस के सर्वे हैं, उनका कहीं भी एम ये होता ही नहीं है कि वो हाउस होल्ड या पॉपुलेशन के नंबर को जो है वो एस्टिमेट करें। उनका बेसिक जो पर्पज है वो ये है दैट दे आर मेंट प्राइमरी टू एस्टिमेट द मेजर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो मेन फोकस उस पे रखना चाहिए, कितने हाउस होल्ड्स हैं या कितने नंबर्स हैं, पॉपुलेशन कितनी है, उसका उस पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जिनको फाइंड आउट करने के लिए या जिनके बेसिस पे जो सैंपल सर्वे तैयार किए जा रहे हैं उन पे मेन फोकस करना चाहिए। द एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स और पॉपुलेशन और ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन, ये जो भी अगर मान लो कोई सैंपल सर्वे किसी पॉपुलेशन का जिक्र कर देता है या कोई हाउस होल्ड का जिक्र करता है तो वो एक तरह से ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेन फोकस आइडिया है वो अलग है, ठीक है। दूसरी चीज, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिंता की बात भी बताई है ऑथर ने। ऑथर कह रहा है कि व्हाट इज वरिंग इज दैट द एक्सटेंट ऑफ अंडर एस्टिमेशन particularly for the urban areas is quite significant for which remedial corrective measures are necessary। तो जो अर्बन एरियाज में जो अंडर एस्टिमेशन दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं जरूर चिंता की बात है और उस पे रेमेडियल या करेक्टिव मेजर्स करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी चेंज कर दीजिए, आप उसमें करेक्शन कीजिए, आप उसमें रेमेडियल मेजर्स यूज कीजिए ताकि उस सैंपल सर्वे को या उस सर्वे डिजाइन को या सैंपल डिजाइन को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे द एलिगेशंस बाय द राइटर ऑन सैंपल्स बेस्ड ऑन दिस सर्वे नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड इन व्यू ऑफ देयर यूज ऑफ आउटडेटेड सैंपलिंग फ्रेम्स आल्सो लॉसेस इट्स रिलेवेंस सिग्निफिकेंटली बिकॉज़ यहाँ पे ऑथर ने जो है दो तीन रीजन दिए हैं। उनमें से पहला ये है कि दीस सर्वेज प्राइमरी डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन सेंसस लिस्ट ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स अर्बन ब्लॉक्स अवेलेबल वंस इन 10 इयर्स ओनली फॉर सैंपलिंग पर्पस व्हिच इज इन एनी केस इज कंप्लीट इन कवरेज। तो जो क्योंकि ज्यादातर सर्वे जो है प्राइमरी किस पे सेंसस पे डिपेंड होता है और सेंसस जो है वो 10 साल में एक बार होता है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपको जैसे अर्बन ब्लॉक्स का सैंपलिंग करनी है तो जो भी लेटेस्ट लिस्ट है अर्बन फ्रेम सर्वे ब्लॉक्स की, ठीक है ना, covering all the towns of the country, the counterpart of the list of urban census enumeration blocks covering all the towns of the country। तो this partially correct the frame for urbanization taking place subsequent to the census by way of state government notification। तो क्योंकि सेंसस तो हो चुका है, उसके बाद क्या होता है जो हमारे ये अर्बन फ्रेम सर्वेज हैं उससे क्या होता है वो उसको अपडेट कर देते हैं, जो भी अर्बन सेंस मतलब अर्बनाइजेशन जो अभी जहाँ हुआ है उससे जो उसमें चेंजेस हुए हैं एक तरह से, ठीक है ना, जो फ्रेम्स में, तो वो कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे जो अर्बन फ्रेम सर्वेज हैं उनकी मदद से वो ठीक हो जाते हैं या मान कह सकते हैं कि अपडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट की बात करें तो ये तो पहले ही बता दिया मैंने कि रूम तो है ही, हमेशा ही रहेगा इंप्रूवमेंट के लिए। तो सैंपल डिजाइन एंड डाटा क्वालिटी आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्वे, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो सैंपल डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है और जो डाटा की क्वालिटी है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही अलग अलग कंपोनेंट है, एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए हैं, एक तो स्टडीज हुए हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड, ट्रेनिंग कर सकते हैं फील्ड पर्सनल की, जो फील्ड इंस्पेक्शन है उनकी या जो करेंट डाटा वैलिडेशन है या पब्लिसिटी मेजर्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि जो प्राइमरी डाटा की क्वालिटी है वो भी उस सर्वे का वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारे का सारा ही सर्वे या सारे का सारा ही सैंपल ही खराब था, ठीक है ना। उसके डिजाइन में आप इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं, ये ऑथर ने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज आसियान अ परसिस्टेंस विद डायलॉग ऑन ट्रोडन पाथ। तो जो बेसिकली अभी आसियान की जो फाइनेंशियल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी हुई थी जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में, इसी आपको पता होना चाहिए ये हेडक्वार्टर है जकार्ता में आसियान का, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे जो है बात की गई है। तो यहाँ पे जो आसियान के विजन और चैलेंजेस है उन पे थोड़ा सा ऑथर ने जो है फोकस किया है। तो विजन की अगर बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है जो विजन की हम बात करते हैं वो है द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ विजन है वो तीन से आप समझ सकते हैं। पहला ये है कि क्रिएटिंग अ पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट एंश्योर्स रीजनल पीस एंड ए जस्ट डेमोक्रेटिक एंड हार्मोनियस एनवायरनमेंट। तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का विजन रखा गया है। दूसरी चीज ये है, और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो आसियान के दो मेंबर्स हैं जो कि थाईलैंड और म्यांमार, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, वहां पे आपने देखा होगा कि कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है चैलेंज किया गया और वहां पे मिलिट्री रूल को जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है, ठीक है ना। तो
वही कि डेमोक्रेसी और हार्मोनियस एनवायरनमेंट वहाँ पे करने की ज़रूरत है और उस रीजनल पीस की भी यहाँ पे ज़रूरत है। ये पहला विज़न है। सेकंड पार्ट पे देखते हैं, सेकंड विज़न जो है एन इकोनॉमिक कम्युनिटी फोकस्ड ऑन अचीविंग अ वेल इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड रीजनल इकोनॉमी विद इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्योंकि आसियान अपने आप में ही एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने की बात की गई है आसियान को, ठीक है ना? एंड अ सोशियो कल्चरल कम्युनिटी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आसियान सिटीजंस एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी पीपल टू पीपल जो रिलेशंस है उनको बेहतर करने की विजन रखा गया है, ठीक है? चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस को हमने थोड़ा-सा यहाँ पे पॉइंट वाइज समझने की कोशिश की है। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो ये कहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इकोनॉमिक स्लोडाउन, यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज एंड अबव ऑल द कोल्ड वॉर टाइप कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो ये अभी जो एक तरह से प्रेजेंट डे के चैलेंजेस है उनको किस तरीके से फेस करना है, या उनको उनके रिगार्डिंग किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस की जरूरत है प्रेजेंट डिकेड में, उन्हीं को फोकस करते हुए पहला चैलेंज ये है कि आपको इन सब चैलेंजेस के रहते हुए, ये सब चैलेंजेस जो हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। सेकंड थिंग जो ऑथर ने बताई है दैट इज कि जो आसियान मेंबर्स के इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जैसे कि म्यांमार का मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। दूसरा थाईलैंड का भी एक बताया कि थाईलैंड में भी इसी तरह से मिलिट्री कू हुआ है कि उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो वहाँ पे वो नहीं लेने दिया है, ठीक है ना, चार्ज नहीं देने दिया है। थर्ड जो है जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे जो जो हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है, क्योंकि जो फिलीपींस है दैट इज मोर असर्टिव ऑफ लेट इन इट्स क्लेम इन साउथ चाइना सी। वहीं पे जो सेंट्रल प्लेयर्स हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब कहीं न कहीं बीजिंग यानी कि चाइना की तरफ फेवर में है, ठीक है ना? लेकिन जो फिलीपींस है वो उसका क्लेम और ज़्यादा असर्टिव होता जा रहा है, ठीक है ना? और चाइना जो है डिले कर रहा है, बार-बार कहीं नेगोशिएशन करने को तैयार ही नहीं है इस इश्यू पे, साउथ चाइना सी वाले मुद्दे पर, ठीक है? तो ये भी एक चैलेंज है कि किस तरीके से चाइना को जो टेबल पे लाया जाए और इस इश्यू को जो है वो एमिकेबली रिज़ॉल्व किया जा सके, ठीक है ना? नेक्स्ट चैलेंज इज आसियान आल्सो वॉचेस हेल्पलेसली द एक्रीमोनियस डिबेट बिटवीन यूएस एंड चाइनीज गवर्नमेंट्स। जो दोनों ही कंट्रीज की असर्टिवनेस बढ़ी है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, दोनों के बीच में जो एक तरह से सुपीरियरिटी की जो रेस लगी हुई है, वो कहीं न कहीं उसको भी देखना या उस पे ध्यान रखना या उसके रहते हुए काम करना भी एक तरह से आसियान के लिए चैलेंजफुल रहेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट इज द इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द रीजन। तो आसियान प्रेफर्स टू प्रमोट आसियान आउटलुक इन द इंडो पैसिफिक। एओआईपी इसका नाम आप याद रखेंगे, एओआईपी इज आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। तो ये 4 आइडेंटिफाई इसमें एरियाज़ हैं, क्या-क्या? ऊपर भी हमने बात की थी, मैरीटाइम है, कोऑपरेशन है, मैरीटाइम कोऑपरेशन पहला हो गया, दूसरा कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हुई है, और चौथा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन और रीजनल जो कनेक्टिविटी है मतलब एक-दूसरे के साथ, उस पे 4 मेन फोकस एरिया जो हैं ये आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक के 4 आइडेंटिफाइड एरियाज़ है, ठीक है? तो ये भी एक चैलेंज है अपने आप में, ठीक है ना? डिस्पाइट आसियान पार्टनरशिप एंड सपोर्ट फॉर द एआईपी, इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अ वरी। तो ये एक तरह से लोग मतलब वो एक दूसरे के सपोर्ट में तो आ रहे हैं और फर्म भी कर रहे हैं कि हम इन सब चीज़ इन चारों फील्ड्स में जो है वो एक तरह से रिलेशनशिप को बढ़ाएँगे और मजबूत करेंगे एक दूसरे के एफर्ट्स को। लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये अभी भी इस पे कोई जो है एग्ज़ैक्ट गाइडलाइन या कुछ एक तरह से लाइन अभी नहीं इश्यू की गई है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज आसियान रिटेटेड इट्स सेंट्रलिटी बट इट अपीयर्स वल्नरेबल व्हेन द ग्रुपिंग इज अनेबल टू फोर्ज यूनिटी ऑन मोस्ट सेंसिटिव इशू, द म्यांमार सिचुएशन। तो म्यांमार सिचुएशन की जब भी बात आती है तो वहाँ पे कहीं भी जो ये रीजनल ब्लॉक है उसमें यूनिटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना? और अभी इसी से मैंने बताया था थाईलैंड में भी सिचुएशन कुछ-कुछ ऐसी हो रही है, ठीक है ना? दैट it has failed its own dialogue with the military government which permitted the Thai deputy prime minister and foreign minister to have a meeting with, ठीक है ना, much to the discomfiture of Indonesia the ASEAN chair। तो आसियान चेयर ने मीडिएशन की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी ये है जो है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। इंडिया के रोल की बात करते हैं कि इंडिया का क्या रोल है इस अगर प्रेजेंट सिनेरियो है, इस प्रेजेंट मीटिंग को ध्यान में रखें, जो प्रेजेंट अभी सर्कमस्टेंस उनको देखते हुए, तो इंडिया के जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर थे उन्होंने ये अटेंड की थी ये अभी समिट, क्योंकि आसियान प्लस का पार्ट है इंडिया भी, ऑब्जर्वर मेंबर मान के चलिए एक तरह से। तो ही रेफर्ड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड आसियान इन द इमर्जिंग डायनामिक ऑफ द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में आसियान का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है रीजनल ब्लॉक का, तो इंडिया जो है वो हमेशा ही चाहेगा कि स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड आसियान प्रेजेंस रहे वहाँ पे, एंड हाईलाइटेड द कन्वर्जेंस बिटवीन द एओआईपी एंड इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो आसियान का एओआईपी और इंडिया का जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है उसमें कन्वर्जेंस की बात जो है वो कही गई है। सेकंड थिंग, टू बिल्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड आसियान, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात कही है और सजेस्ट क्या किया है दैट द टू साइड्स वर्क इन न्यूअर एरिया सच एज साइबर, फाइनेंशियल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। तो इन डोमेन्स में जो है दोनों ही आसियान और इंडिया जो है वो एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। तो ये इंडिया का स्टैंड इस बारे में रहा है। आगे बढ़ते हैं, ओपिनियन में आया है आज का, अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स। तो अभी जो है रिसेंटली
डिजास्टर्स की जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है ना, ये वाला सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है ना, 2015 टू 2030, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो है आर्टिकल लिखा गया है कि क्योंकि जो डिजास्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, चाहे वो वाइल्ड फायर्स के रूप में हो, चाहे वो अर्थक्वेक्स के रूप में हो, चाहे वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के शेप में हो, या वो अभी रिसेंट फ्लड्स देखने को मिले हैं और बहुत जगह आपको हीट वेव्स वगैरह दिखने, तो मतलब डिजास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो उसकी तरफ उनको रिड्यूस करने के या उनको मिटिगेट करने के एफर्ट्स की कितनी ज़्यादा जरूरत है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो है वो किया गया है। It is clear that the world needs to do more to prevent the risk of losses from all disasters, whether they are weather related or biological, like COVID-19, ठीक है ना। Too long countries have spent billions responding to disaster rather than paying a little upfront to prevent or reduce their impact। तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि बिलियंस आप डिजास्टर्स के बाद खर्च करते हो उसको रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन प्रिवेंशन और उसको रिड्यूस करने के लिए जो एफर्ट लग सकता है, आप उस पे जो गवर्नमेंट्स है वो ध्यान नहीं देती हैं। तो अगर उसको प्रिवेंशन और मिटिगेशन पे ध्यान दे तो हो सकता है जो बाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो वेस्ट होते हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको कहीं न कहीं रोका जा सकता है। ठीक है ना? इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करिए, इसका मिड पॉइंट रिव्यू हुआ है ये, ठीक है ना? और ये क्या है? इट इज़ द ग्लोबल रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क्स एंड लॉसेस। तो यहाँ पे इस सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये अडॉप्ट हुआ था मार्च 2015 में, और 2015 से 2030 के लिए ये जो फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और ये कहाँ पे अडॉप्ट होता है? इट वाज अडॉप्टेड इन एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सेंडाई में, और सेंडाई ये कहाँ पे है? जापान में है, ठीक है ना? तो इसीलिए इसका नाम सेंडाई फ्रेमवर्क पड़ा था, ठीक है। इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या कोई डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क था? हाँ, था। तो इससे पहले भी एक फ्रेमवर्क था, ये पूछा जा सकता है। इससे पहले जो फ्रेमवर्क था उसका नाम था ह्योगो फ्रेमवर्क, ठीक है ना? ये भी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे ही ये फ्रेमवर्क था, और इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज फ्रॉम 2005 टू 2015, क्योंकि 2015 में ये फ्रेमवर्क खत्म हो गया, तो इसके बाद जो है सेंडाई फ्रेमवर्क को कंटिन्यू किया गया, ठीक है। इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स की इसमें बात की गई है, तो इंडिया ने जो वैल्यू ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो प्रपोजल इंडिया ने किया था, वो इंडिया ने एलिवेट किया था प्रायोरिटी एज, इंडिया हैज एलिवेटेड इट एज ए प्रायोरिटी फॉर G20, ठीक है ना। और अभी आपको पता होना चाहिए कि G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है, तो इंडिया ने एक तरह से इसको एलिवेट कर दिया है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए भी हमें एफर्ट करने की जरूरत है। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। ये आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया ने जो है पहला G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप जो है वो एस्टैब्लिश किया है, ठीक है ना। तो इंडिया एफर्ट जरूर कर रहा है। आगे देखते हैं मिड टर्म रिव्यू को, तो मैंने आपको बात बताई थी कि मई 2023 में जो है मिड टर्म रिव्यू हुआ है, तो वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है या वहाँ पे जो आउटकम आया वो यह है कि दे एग्री टू एनहांसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात भी पे भी सहमति हुई है, वार्निंग सिस्टम्स को एनहांस करने की बात हुई है, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए फाइनेंस कैसे जुटाएंगे आप, ठीक है ना, उसकी भी बात की गई है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे एक बार देख लेते हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने बोला है कि कुछ पॉइंट्स है। पहला यह है कि उनको इंक्लूसिव होना चाहिए, एंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर अमंग द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ रिड्यूसिंग डिजास्टर डेथ्स एंड इकोनॉमिक लॉसेस। तो वही बात है कि अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है कि अगर आप प्रिवेंशन और मिटिगेशन मेजर्स को जो है या रिडक्शन मेजर्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पोस्ट डिजास्टर जो डेथ्स हैं और इकोनॉमिक लॉसेज हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज बताइए, द प्रोमिस ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प मैनी कंट्रीज लीपफ्रॉग इनटू अ रेजिम वेयर दे कैन यूज ग्लोबल कैपेसिटी फॉर फोरकास्टिंग टू मीट लोकल नीड्स। तो जो ग्लोबल कैपेसिटी है फोरकास्टिंग की, उससे आप कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। और जिन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो उनको जरूर इसमें हेल्प मिलेगी मिटिगेट करने में और रिड्यूस करने में, ठीक है। थर्ड इज एनहांसिंग द रेजिलियंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस पे काफी फोकस किया गया है। टू विदस्टैंड क्लाइमेट एंड डिजास्टर, दिस इज अनदर ग्लोबल प्रायोरिटी। तो इसको प्रायोरिटी पे लिया गया है कि क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट होगा तो जाहिर सी बात है उतना ही जो है रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। तो हेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इकोनॉमिक और सोशल इज अल्टीमेटली अबाउट पीपल एंड इट मस्ट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर देम। दैट इज व्हाई इंडिया लॉन्च्ड विद द यूनाइटेड नेशन 2019 द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंडिया ने लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन में 2019 में, ये भी आप याद रखेंगे। टू इस पर पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी सपोर्ट फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को भी हेल्प हो सके, वो डिजास्टर रिडक्शन में या मिटिगेशन में उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। और फाइनली चौथी बात जो कही है वो ये है कि डेवलपिंग अ न्यू अप्रोच टू फाइनेंसिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज नीडेड टू ट्रांसफॉर्म रिस्क रिडक्शन प्लान्स इनटू कॉन्क्रीट एक्शंस। तो सिर्फ प्लान्स बना के कुछ नहीं होगा, उनको कॉन्क्रीट एक्शंस में शेप देने के लिए एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल फंड या फंडिंग कह लीजिए उसकी भी जरूरत पड़ी फाइनेंसेज की। तो उसके लिए एक अप्रोच जो है वो नई तैयार की जाए, उसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है ना।
तो G20 नेशन जो इंडोनेशिया और इंडिया है, उन्होंने रिस्क मैट्रिक्स यूज किए हैं टू एलोकेट रिसोर्सेज एट द सब नेशनल लोकल लेवल्स फॉर डिजास्टर रिस्क सिचुएशंस, ठीक है ना। तो इनको स्टडी करने की जरूरत है, इनको स्केलिंग करने की जरूरत है, ठीक है ना। और इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच यूज कर सकते हैं, एनहांसिंग नेशनल लोकल रेस्पॉन्स कैपेसिटीज विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंट। तो जो आगे की G20 प्रेसिडेंट हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस फ्रेमवर्क को या ये जो स्टेप्स लिए गए हैं या ये जो इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाए और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देकर बात की जाए, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये सेमोफाइल आप याद रखेंगे, सेमोफाइल ये एक्चुअली ये फाइनल वर्ड था जिससे जो है 2023 का जो स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है उसमें ये फाइनल वर्ड था जिससे जो है इंडिया के देव शाह, ठीक है ना, इंडियन अमेरिकन, सॉरी नॉट इंडिया, इंडियन अमेरिकन देव शाह, उन्होंने जो स्क्रिप्स नेशनल बी स्पेलिंग 2023 कंपटीशन ये जीता था। तो सेमोफाइल क्या होता है? सेमोफाइल बेसिकली एक प्लांट या किसी भी एनिमल को हम बोलते हैं जो कि सैंड में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं हम सेमोफाइल। तो ये दो वर्ड से बना है, सेम PSA होता है, सेम सेम मींस होता है सैंड, और फाइल तो आपको पता होगा लविंग या लवर, ठीक है ना। डाटा एक याद कर सकते हैं नंबर्स में, कन्विक्शन रेट इन मनी लॉन्ड्रिंग केस इन लास्ट 9 ईयर। तो क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काफी न्यूज में था और मनी लॉन्ड्रिंग PMLA एक्ट जो है वो भी न्यूज में रहा था, तो उसमें एक नंबर दिया गया है यहाँ पे कि जो 93% केस में जो है वो कन्विक्शन हो गया है। इन ट्रायल हैज बीन कंप्लीटेड इन 31 PMLA केसेज व्हिच रिजल्टेड इन द कन्विक्शन ऑफ 54 एक्यूज इन 29 केसेज। तो लगभग 93% केस में कन्विक्शन हुआ है, और असेट्स जो कन्फिस्केट की गई है वो है लगभग 16,507.86 करोड़ की अमाउंट जो है वो कन्फिस्केट भी या सीज की गई है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आप इसको चाहे तो कोट भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में, ठीक है ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन उठ रहे थे कि कन्विक्शन रेट कितना है, कन्विक्शन रेट नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ये डाटा है कि भाई कन्विक्शन भी हो रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर रूरल बायस इन नेशनल सर्वेज, ये एक्सप्लेनर है। यहाँ पे बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछे गए जिनका चारों का जवाब इस आर्टिकल में या इस डिस्कशन में एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनर में दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिबेट ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल सर्वे। तो क्या डिबेट है वो हमने बता दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, 2 आर्टिकल लिखे गए थे शमिका रावी के द्वारा और विवेक देबरॉय के द्वारा, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो सर्वे थे वो आउटडेटेड मेथोडोलॉजी यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से जो डाटा था वो करेक्ट नहीं आ रहा था, और उन्होंने डाटा ने जो है वो इंडिया के जो डेवलपमेंट को तो वो कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ठीक है ना। वहीं पे दूसरी तरफ जो कुछ और अदर जो ऑथर्स हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि देयर इज नो सिस्टमैटिक अंडर एस्टिमेशन ऑफ द डेवलपमेंट बाय दीज नेशनल सर्वेज, ठीक है ना। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी को जो है वो चेंज कर दें या उसको एकदम से काया पलट कर दें। ओवरहोलिंग का मतलब होता है काया पलट कर दें, तो उसको रिस्ट्रक्चर करने की या ओवरहोल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि एक दो चीजें जो शूट नहीं कर रही है तो उसकी वजह से आप पूरी पूरी उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप डिजाइन में, सैंपल डिजाइन में आप इंप्रूवमेंट कर लीजिए, ठीक है ना। ये बाकी लोगों को कहना है, ठीक है ना। हाउएवर दे एक्सेप्ट दैट देयर मे बी एरर्स व्हिच शुड बी मिनिमाइज्ड। हाँ, ये लेकिन ये जो ऑथर्स ये कह रहे हैं कि चेंज करने की पूरी पूरी जरूरत नहीं, वे भी ये मानते हैं कि हाँ एरर जरूर है लेकिन उनको कहीं आप मिनिमाइज कर सकते हैं ना। दे आल्सो एडवोकेट द यूसेज ऑफ एप्रोप्रिएट सैंपल वेट्स टू मेक द नेशनल सैंपल एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने कहा कि आप एप्रोप्रिएट सैंपल वेट्स को यूज कीजिए ताकि जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाए जा सके सैंपल्स को, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के थ्रू हम आंसर देंगे इस बार। डू आवर नेशनल सर्वे सफर फ्रॉम ए रूरल बायस इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या ये रूरल बायस से सफर करें? तो जो पहले 2 ऑथर थे जो मैंने बताया था आपको, शमिका रावी जी और विवेक दौरा, उन्होंने तो कहा बिल्कुल रूरल बायस है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। हाउएवर लेकिन जो एग्जामिनेशन अगर हम करें 5 राउंड्स ऑफ एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा का, तो वो कहीं भी ये नहीं शो करता कि देयर इज एनी सिस्टमैटिक बायस टुवर्ड्स रूरल पॉपुलेशन, ठीक है ना। दूसरी चीज, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन सीम्स to have taken place by NFHS 2 and NFHS 5 only, ठीक है ना। तो NFHS 5 और NFHS 2 में तो थोड़ा सा बायसनेस देखने को मिलेगा, ओवर एस्टिमेशन जो रूरल का है वो, लेकिन जो बाकी के जो NFHS के डाटा हैं वो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट्स किए हैं उनके कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लोज है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बायस्ड हैं, ठीक है ना। वो कहीं भी ओवर एस्टिमेशन नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। However, these errors seem random rather than systematic। तो वही बात है कि उन्होंने कहा कि रैंडम एरर्स है ना कि सिस्टमैटिक है, तो मेथोडोलॉजी चेंज करने के लिए वही आर्गुमेंट दिया है कि आप पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी चेंज करें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जो तीसरा क्वेश्चन है कि ये है कि हाउ कैन दीज एरर्स, हाउ कैन व्हाट कैन बी डन टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स एंड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स के लिए क्या किया जा सकता है ताकि वो मिनिमाइज हो सके। तो देयर आर हायर परसेंटेज ऑफ नो रिस्पांस इन अर्बन एरियाज कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज। हाउएवर दिस आल्सो डज नॉट सीम टू हैव एनी सिस्टमैटिक रिलेशन विद आइदर रूरल और अर्बन बायस एस्टिमेशन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेस्पॉन्स जो नो रिस्पॉन्स मिल रहा है अर्बन एरियाज में या रूरल में ज्यादा मिल रहा है, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो ऑथर कह रहे हैं वो कह रहे हैं असाइनिंग एप्रोप्रिएट वेट्स मे हेल्प टू करेक्ट द एरर्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो आप एप्रोप्रिएट वेट असाइन कीजिए, उससे जो है ज्यादा हेल्प मिलेगी उन एरर्स को करेक्ट करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सजेस्ट किया है मिनिमाइज करने के लिए, ये कहा है कि इफ द सैंपल वेट्स आर एप्रोप्रिएटली असाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर देन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइदर रूरल और अर्बन सीम्स टू गेट करेक्टेड टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो जो ये अंडर रिप्रेजेंटेशन या ओवर एस्टिमेशन की बात हो रही है, तो अगर आप सैंपलिंग वेट
अच्छे से असाइन करेंगे, करेक्टली असाइन करेंगे, तो ये जो एरर्स आ रहे हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में ही खत्म हो जाएँगे या मिनिमाइज़ हो जाएँगे, ठीक है ना? व्हाट नेक्स्ट? तो अभी जो कमिटी की जिसकी हमने बात की थी, प्रोनब सेन कमिटी, उसके लिए क्या-क्या चैलेंजेज़ है, उसके लिए क्या-क्या काम रहेगा, उसकी बात की है उन्होंने। तो द कमिटी नीड्स टू एड्रेस दीज़ कंसर्न्स टू मेक द सैंपल एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव रादर देन गो फॉर ए कंप्लीट ओवरहॉल। तो कंप्लीट ओवरहॉल की बजाय उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे सैंपल को जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाएँ, ठीक है ना? तो उसके लिए उन्होंने 2-3 चीज़ें सजेस्ट की हैं। पहले तो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिप्रेजेंटेटिव बनाइए डाटा को। दूसरी चीज़ ये है कि इन द नेम ऑफ रिमूविंग सिस्टमैटिक रूरल बायस इन सर्वे मेथोडोलॉजी व्हिच डज़ नॉट सीम टू एक्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, लेट अस नॉट इंपोर्ट सिस्टमैटिक अर्बन बायस। कि ऐसा ना हो कि आप रूरल बायस को दूर करने के चक्कर में, जो कि है ही नहीं, आप इंपोर्ट कर लें अर्बन बायस को, क्योंकि आप कहीं न कहीं अर्बन बायस को प्रमोट करना शुरू कर देंगे फिर, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि अर्बन बायस आप इंपोर्ट कर लेंगे इन इंस्टेड ऑफ इन या इन द नेम ऑफ रिमूविंग सिस्टमैटिक रूरल बायस, ठीक है? तीसरी चीज़ ये कही है कि लेट अस रिमूव द बायस वेयर इट एक्चुअली एक्सिस्ट। तो बायसनेस उस जगह से हटाओ जहाँ पे वो एक्चुअली एक्सिस्ट कर रही है, ना कि ऐसे ही आर्बिट्रेरीली आप कुछ भी कहें कि ये ओवर एस्टिमेशन है या अंडर एस्टिमेशन है। ये ऑथर ने जो है वो बताया है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट बिल स्टिपुलेट। तो कॉन्टेक्स्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन जुलाई 24 राजस्थान गवर्नमेंट पास द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 ये पास किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और ये फर्स्ट लेजिस्लेशन है ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया आउटलाइनिंग द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द स्टेट्स अप्रोक्सीमेटली 3 लाख गिग वर्कर्स। तो कुछ दिन पहले मिनिमम आपने देखा हो इनकम पास किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल, और अभी जो है इन्होंने जो है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन वेलफेयर बिल 2023 पास किया है। तो ये दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में। जो आरएस वाले हैं, एग्जाम दे रहे हैं या आरएस की प्रिपरेशन कर उनके लिए तो ये मेनली दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मिनिमम इनकम वाला जो कल डिस्कस किया था वो भी, और जो ये इन्होंने आज जो आया है वो भी, ठीक है? जुलाई 24 आज की डेट है जब ये पास किया गया बिल, ठीक है ना? तो बिल क्या प्रपोज कर रहा है? तो बिल ने जाहिर सी बात है किस किस को अप्लाई होगा, पहले तो ये देख रहे। तो एग्रीगेटर्स जो होते हैं उनको, एग्रीगेटर क्या हो सकता है? डिजिटल इंटरमीडिएट हो सकते हैं जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स को एंगेज करते हैं। तो ये तो जो है बिल इन पे तो अप्लाई होगा, ठीक है ना? बिल ने क्या प्रपोज किया? एक वेलफेयर बोर्ड प्रपोज किया गया है बिल के द्वारा, जिसमें द बिल प्रपोज है वेलफेयर बोर्ड कंप्राइज, जिसमें स्टेट ऑफिसर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे गिग वर्कर्स के और एग्रीगेटर्स के, और 2 जो है वो सिविल सोसाइटी से भी मेंबर्स होंगे। उसके बाद जो बोर्ड है वो क्या करेगा? द बोर्ड विल मेंटेन ए डेटाबेस ऑफ कंपनीज एंड वर्कर्स एंड ईच वर्कर विल रिसीव अ यूनिक आईडी व्हिच शैल बी वैलिड इन परपेचुइटी। तो एक यूनिक आईडी दी जाएगी वर्कर को, और जो डाटाबेस है कंपनीज का और वर्कर्स का वो भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी रहेगी? इस बोर्ड की रहेगी, ठीक है ना? उसके बाद फंडिंग की बात की गई कि फंड कहाँ से आएगा? तो इन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। इसमें कंट्रीब्यूशन कौन-कौन करेगा? तो इंडिविजुअल वर्कर्स करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स एड्स देंगी बेसिकली, और जो अदर सोर्सेज हैं और जैसे कि वेलफेयर सेस वगैरह उनसे भी जो है फंडिंग होगी, और जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनके हिसाब से जो एग्रीगेटर्स जो है वो पे करेंगे। तो इसमें कहा गया द रेट ऑफ वेलफेयर सेस विल बी नॉट एक्सीड 2% नॉर फॉल शॉर्ट ऑफ 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। तो 2% से ज्यादा नहीं होंगे और 1% से कम नहीं होंगी। द एग्रीगेटर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अमाउंट विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ ए मंथ। और 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनको एग्रीगेटर्स को जमा भी करनी होगी। अगली जो बात की गई है वो है कि क्या वर्कर्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो बिल्कुल द बिल स्टेट्स एनी पर्सन हैज द राइट टू बी रजिस्टर्ड द मिनट दे जॉइन एन ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ वर्क और हाउ मेनी प्रोवाइडर्स दे वर्क फॉर। क्योंकि जो आपको याद होगा जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 में जो ये आया था उसमें ये बात नहीं मेंशन थी, क्योंकि उसमें एक टाइम लिमिट दे दी थी, इतने टाइम के लिए आपको उसके साथ काम करना होगा तब आप रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बिल इंट्रोड्यूस ने कोई भी टाइम नहीं, उसने कहा कि अगर आप पहले दिन ही रजिस्टर कर लेते, जिस दिन से आप उससे जुड़े हैं प्लेटफॉर्म से, उस दिन से ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज अ गिग वर्कर, ठीक है जी? उसके बाद अगला पॉइंट है कि क्या वर्कर्स की ग्रीवांसेस सुनी जाएंगे? बिल्कुल। तो जो एंटाइटलमेंट से रिलेटेड उनके पेमेंट्स और बेनिफिट से रिलेटेड जो ग्रीवांस है वो सुनी जाएंगे, और उसके लिए जो है द एम्प्लॉयर कैन ऑब्जेक्ट टू द ऑर्डर विद इन 90 डेज बिफोर एन एपेलेट अथॉरिटी। और जो डिसीजन होगा उनकी ग्रीवांसेस में, जो ग्रीवांस का डिसीजन है उसको जो एम्प्लॉयर है वो चैलेंज कर सकता है विद इन 90 डेज बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी। तो लास्ट इसमें नेक्स्ट इज जो एग्रीगेटर्स है उनकी क्या क्या ड्यूटीज है ये बताई गई है। तो डिपॉजिटिंग वेलफेयर सेस ऑन टाइम है, अपडेट करना है डाटाबेस को गिग वर्कर्स के को, डॉक्यूमेंट करना है कोई भी वेरिएशन अगर नंबर में या कुछ और होता है तो उसको विद इन 1 मंथ जो है उनको इन चेंजेस को जो है वो अपडेट कर देना है। उसके लास्टली जो ये कहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें ये कहा गया है कि अगर वो फेल करते हैं कंप्लाई करने में तो उन पे फाइन भी लगाया जाए, जो कि 5 लाख रहेगा फर्स्ट ऑफेंस के लिए और 50 लाख हो जाएगा अगर कोई फर्दर वायलेशन होता है तो। जो प्राइमरी एम्प्लॉयर्स हैं उनको 10,000 तक का फाइन होगा फर्स्ट ऑफेंस के लिए, और उसका अगर वो फिर से कोई सब्सिक्वेंट वायलेशन करता है तो उसके लिए 2 लाख तक का फाइन है। तो ये फाइन्स के प्रोविजंस हैं, चाहे तो एक नजर मार सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि आरएस वालों के लिए ये आर्टिकल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो वो इसको एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो को और नजर मार सकते हैं, ठीक है ना? इतना इंपॉर्टेंट सा एक थोड़ा-सा आर्टिकल दिया था, इसमें आप अगर हेडिंग को भी पढ़ लेंगे तो ही क्लियर हो जाएगा। अ न्यू स्टडी फाउंड दैट व्हाइल द फिजिकल और केमिकल एजेंट रिस्पांसिबल फॉर आई इंजरीज वेरिड बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, चूना वाज द मोस्ट कॉमन अल्कली एजेंट इन बोथ ग्रुप्स, causing 32% ऑफ ऑल अल्कली बर्न्स अमंग चिल्ड्रन। तो बेसिकली जो आई
बर्न्स हैं या ओक्यूलर जो बर्न्स हैं उनसे रिलेटेड ये डाटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि चूना जो है वो एल्कली ग्रुप्स में लगभग 32% जो है वो अल्कली बर्न्स में चूना इज द रीजन। ठीक है ना, चूना आपको पता होगा पान मसाला वगैरह में या जो पान बीटल्स जो पान खाते हैं उसमें जो है वो मिलाया जाता है। ठीक है ना। सो यस, दिस इज इट फॉर today's editorial discussion. Let's move to our second part. Let's discuss the answers to the questions of the last class. First question was, consider the following statements. The headquarters of enforcement directorate is in Mumbai. तो headquarter enforcement directorate का मुंबई में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो हेडक्वार्टर है ईडी का दैट इज इन न्यू दिल्ली. सेकंड स्टेटमेंट वाज द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन mandated with the task of enforcing the provisions of two special fiscal laws, FEMA 1999 and PMLA 2002. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. लास्ट इज देन ईडी इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट. तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2 and 4 आर ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर करेक्टली मैच. तो कंट्रीज और उनके कैपिटल्स को बताना था कौन से करेक्टली मैच्ड है. तो थाईलैंड का बैंकॉक ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है. म्यांमार का कैपिटल है नेपिटो, दैट इज आल्सो करेक्ट. यूक्रेन का कैपिटल खार्किव लेगा, नो. तो खार्किव यूक्रेन का एक सिटी जरूर है बट इट इज नॉट अ कैपिटल, क्योंकि यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव. और ये काफी न्यूज में भी आता है. एंड कीव इज आल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन. तो नेक्स्ट इज तुर्की है. मैंने बताया था टर्की का नाम चेंज होकर तुर्की हो गया है और तुर्की का कैपिटल इन्होंने इस्तांबुल दिया. तो अगेन इस्तांबुल इज अ सिटी इन तुर्की है बट जो तुर्की का कैपिटल है वो है अंकारा. तो होप आपको ये समझ आएगा. तो इसमें केवल 2 पेयर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे. तो आंसर हो जाएगा बी. आगे बढ़ते हैं वोकेबुलरी की तरफ. तो जो फर्स्ट वर्ड आज का रहेगा दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग होता है कोई चीज एकदम स्पष्ट होती है या एकदम प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज दिख रही होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस. तो हम स्पष्ट से समझ सकते हैं इसको. सेकंड वर्ड इज कोरोलरी. कोरोलरी का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं निष्कर्ष, यानी कि ए सिचुएशन स्टेटमेंट या फैक्ट जब जो डायरेक्टली किसी दूसरी चीज से निकल के आ रही है. तो यानी कि हम रिजल्ट बोल सकते हैं, इसको निष्कर्ष बोल सकते हैं. ठीक है ना, निष्कर्ष. नेक्स्ट वर्ड इज लेवरेज. लेवरेज का मतलब होता है पहले बताया हुआ फायदा उठाना या लाभ उठाना. ठीक है ना, फायदा या लाभ उठाने को हम बोलते हैं लेवरेज. ज्यादातर फाइनेंशियल टर्म्स में यूज होता है. प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी या किसी इलनेस के जो है लक्षण यानी कि सिम्टम्स को जो है वो देख लेना पहले ही. ठीक है ना. तो ओपिनियन, एक्सपीरियंस, लाइक डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और इलनेस, इनको हम बोल सकते हैं पूर्व लक्षण. मतलब बीमारी होने से जस्ट पहले जो थोड़े से सिम्टम दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्नोसिस. ओकुलर आई से रिलेटेड है, आई या विजन से रिलेटेड है. अच्छा ये थोड़ा सा चेंज होने से रह गया, सॉरी. रिलेटेड टू, ओहो ये ऑप्शन उल्टा हो गया है. ओकुलर मीन्स ऑफ और कनेक्टेड विद द आईज और विजन. ठीक है जी. ओवरहोल का मतलब आपको कल भी बताया था, पहले बताया था कि काया पलट, आर्टिकल में भी आज डिस्कस हुआ था. काया पलट कर देना, किसी चीज को कंप्लीटली जो है वो चेंज कर देना. ठीक है, किसी चीज को कंप्लीटली चेंज कर देने को बोलते हैं ओवरहोल. ठीक है ना. सेमोफाइल वर्ड बताया था प्लांट और एनिमल दैट प्रेफर्स और थ्राइव्स इन सैंडी एरिया. जो सैंडी एरियाज में प्लांट या एनिमल रहते हैं उनको बोलते हैं, हम रहना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं सेमोफाइल. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, इडियम फ्रेज देख लेते हैं. वेल चिजल्ड. वेल चाइजल्ड. वेल चिजल्ड का मतलब एक्चुअली चाइजल या चिजल जो भी आप बोलते हैं. चाइजल होता है छेनी. छेनी आप जानते होंगे, छेनी थोड़ा सबने सुना है. तो ये तराशने के काम आता है, पत्थर की मूर्तियां वगैरह. तो वेल चिजल्ड का मतलब यही होता है कि जो बहुत ही शार्पली और क्लियरली शेप किया जाता है उसको हम वेल चिजल्ड बोलते हैं.
थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, ये वहां भी बताया था कि आप किसी अनडिजायरेबल चीज को हटाने के चक्कर में जो वैल्यूएबल चीज है उसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको भी हटा देते हैं, तो हम उस इडियम को बोलते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। वर्ड ऑफ द डे में आज का जो वर्ड था दैट इज रेक्यूसेंट, और रेक्यूसेंट का मतलब वो होता है जो किसी भी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड या को कंफर्म नहीं करता है, या जो कोई अथॉरिटी है, एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी है, उसको भी उसकी बात नहीं मानता है, उसको रिफ्यूज कर देता है, ठीक है ना, उसके सामने सबमिशन नहीं करता है। तो इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, जाहिर सी बात है, नॉन कन्फर्मिस्ट, डिफायंट, रेबेलियस, डिसिडेंट। तो इसको हम बोलते हैं विद्रोही या बागी, से भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। विद्रोही या बागी को जो है वो बोलते हैं हम रिक्यूसेंट, ठीक है। इसको एंटोनिम जो है अपोजिट होंगे, यानी कि सबमिसिव होगा जो है कंप्लाइंट हो, डिफाइंड का जस्ट अपोजिट कंप्लाइंट हो गया, डोसाइल हो या डेफरेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये डिसिडेंट यहाँ देखिए इसका सिनोनिम है, और डेफरेंशियल जो है ये इसका एंटोनिम है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं आज के। तो जो ये आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, जो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन वेलफेयर बिल 2023 था, उससे रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट इज द बिल proposes a welfare board comprising state officials, 3 representatives each from gig workers and aggregators, and 2 eminent members having experience in industrial relations. Second is the bill applies to digital intermediaries connecting buyers and sellers and all the employers engaging platform-based or contractual workers. Third statement is the state will create social security and welfare fund having contributions from individual workers, state aids, other sources, and a welfare cess, which is a cut from each transaction, which is to be paid by the workers and aggregators proportionately. And last option is the last statement is the rate of welfare cess will be in the range of 1% to 3% of the value of each transaction, and aggregators are required to submit the amount each month. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपको बताना है which of the following statements are true. So only 2 and 3 are true, all the 4 statements are false, only 1, 2 and 4 are false, and none of the statements is false, ठीक है। तो these are your options। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आसियान कंट्रीज बॉर्डरिंग द साउथ चाइना सी आर पार्टी टू साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो साउथ चाइना सी को बॉर्डर करती हैं, वो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट की पार्टी भी हैं। ऑप्शंस आर थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है हैविंग करेक्ट पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट। तो ओनली 3 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 4 पेयर्स, और ऑल द 5 पेयर्स। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कि कम से कम 2 पेयर्स तो करेक्ट होंगे ही होंगे। तो इसका आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और अगर आपको ये डिस्कशन और ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इनके इनके आंसर्स हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन में जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।